इस वक्त की बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। स्वागत है आपका न्यूज 21 भारत में। खबरों की शुरुआत झारखंड से करेंगे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन ने बैंकों के निजीकरण का विरोध किया है। कन्फेडरेशन के राष्ट्रीय सलाहकार और महासचिव सुनील कुमार ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वित्तीय समावेशन के तहत सरकारी बैंक, जनधन खाता, पेंशन योजना और किसान सम्मान निधि योजना समेत विभिन्न योजनाओं का संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कुमार ने कहा कि यदि बैंकों का निजीकरण किया जाता है तो सरकार बैंक के ग्राहकों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। सबसे पहले तो जनधन योजना जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उसके बाद अटल पेंशन योजना। इस देश में आप किसी भी दूसरे देश में नहीं देखे होइएगा कि बैंक वाला इंश्योरेंस बेचेगा और LIC IDBI बैंक चलाएगा। वो अभी हमारे ऊपर प्रेशर है। हम पेंशन देते हैं, हम स्टाइपेंड देते हैं, हम किसान सम्मान योजना के तहत जो पैसा है वो देते हैं, एग्रीकल्चर के तहत जो सब्सिडी मिलती है वो देते हैं, हम पोषाहार देते हैं, हम मिड डे मील देते हैं, हम यूनिफॉर्म के लिए पैसा देते हैं, हम वृद्धावस्था पेंशन देते हैं। हम तमाम सरकारी जो योजनाएं हैं हम उसमें शिरकत करते हैं और उसमें प्राइवेट बैंक्स की कोई भागीदारी नहीं। झारखंड के किसान और वाहन मालिक बंगाल में जाकर पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। पड़ोसी राज्य बंगाल में पेट्रोल डीजल पर वर्तमान समय में 17% वैट है, तो वहीं झारखंड में पेट्रोल डीजल पर 22% वैट है। इस कारण झारखंड सीमा क्षेत्र के पेट्रोल पंप मालिकों के सामने विकट स्थिति पैदा हो गई है। इससे पेट्रोल पंप मालिकों के अलावा झारखंड सरकार की भी राजस्व की क्षति हो रही है। एक माह पूर्व एसोसिएशन की तरफ से मंत्री आलमगीर आलम से मिलकर वैट कम करने की मांग रखी गई थी। मंत्री की तरफ से आश्वासन भी दिया गया था कि समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, परंतु अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिस कारण पंप मालिक चिंतित हैं। राजधानी रांची स्थित चुटिया थाना क्षेत्र में PCR में तैनात सिपाही नवीन कश्यप ने अपनी प्रेमिका पर गोली चला दी। हालांकि युवती को गोली नहीं लगी, वह बाल बाल बच गई। बताया जा रहा है कि गोली दीवार में जा लगी। वहीं गोली चलने की जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी सिपाही नवीन को हिरासत में ले लिया है। नवीन रात भर PCR में नाइट ड्यूटी करने के बाद सुबह अपने घर पहुंचा। सोने जाने से पहले वह पड़ोस में नशा करने लगा। नशा करने के दौरान सिपाही का प्रेमिका के साथ विवाद हो गया और उसने गोली चला दी। पुलिस का कहना है कि सिपाही के नशे की हालत में घटना को अंजाम दिया है। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि आरोपी नवीन और उसकी प्रेमिका में पहले भी कई बार विवाद हो चुके हैं। बेरमो में हिंदी साहित्य परिषद के सभागार में DVC ऑल पेंशनर्स की बैठक की गई। बैठक केंद्रीय महासचिव द्वारिका प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान प्रसाद ने कहा कि पेंशनरों के साथ DVC प्रबंधन सौतेला व्यवहार कर रही है। DVC में सरप्लस क्वार्टर रहते उन्हें क्वार्टरों से हटाया जा रहा है, जबकि DVC को हम लोगों ने सींचने का काम किया है। अब इस उम्र में हम लोग रिटायर होकर करनी कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा कि पेंशनरों को प्रबंधन ने मेडिक्लेम की जो व्यवस्था दी है उसे इंश्योरेंस के तहत कर दिया जाए। इस अवसर पर DVC पेंशनर्स की चंद्रपुरा शाखा की कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में तरुण कुमार दास को अध्यक्ष, VS प्रजापति व कृष्णा प्रसाद को उपाध्यक्ष, कमल किशोर प्रसाद को सचिव, मोहम्मद मोइनुद्दीन व वरुण कुमार झा को संयुक्त सचिव, भरत सिंह व रूपलाल गोप को आयोजन सचिव, रामाधार प्रसाद को कोषाध्यक्ष बनाया गया। भाई पेंशनर एगो वाइटल इशू है। आप हमारे पेंशनर बेटे मैंने डाटा लिया, आखिर से डाटा लिया मैथन का, वहाँ 484 पेंशनर क्वार्टर रखे हुए। 484 ये है कि मई 17 का डाटा, उससे हम लोगों ने हिसाब निकाला। जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज और 20 टाइम्स लाइसेंस भी जो देते हैं, भी लेकर के 1,24,00,000 लगभग 40,000 पर जन्म वहाँ के पेंशनर पेमेंट दे रहे हैं। कॉर्पोरेशन को रिन्यू आना, उसके बावजूद ही प्रशासन कहता है कि क्वार्टर छोड़ दीजिए। सवाल उठता है कि क्वार्टर खाली करके क्या कीजिएगा। यहाँ तो देखा जाता है कि क्वार्टर खाली हुआ, कोई आकर ताला तोड़ घुस के एक पैसा नहीं देता है। तो ये तो कॉर्पोरेशन का क्वार्टर अगर कोई इंगेज है, पेंशन रखे हुए है या पेंशनर को आप डिमांड करता है
तो संकेत हर कंडीशन बेसिस पर जैसे बुखार स्केल दिया वैसे नोट कर दीजिए, पैसा मिलेगा आपको, रिव्यू आएगा। सवाल ये भी है कि ताउम्र डीवीसी को सेवा दिया, अब इस वक्त हम कहाँ जाएंगे? हाँ, कहाँ जाएंगे? उन लोग डीवीसी को बनाया है, तो न्यू टीम बने जिस कमूरे पर है, अभी जो मैनेजमेंट कमूरा पर चढ़ कर कहता है कि खाली करा दो, तो किसका बनाया हुआ? इन्हीं का बनाया हुआ। और दूसरी बात, हम इस समाज में रहते हैं, अभी वो आ रहा है पॉइंट मोनेटाइजेशन, सरकारी मोनेटाइजेशन कर मार गया। डिमोनेटाइजेशन जो सुना था, तो एक बार डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद से अभी आया है मोनेटाइजेशन, माने जो संपत्ति पड़ी हुई है उसको बिक्री को या कहीं लगा कर उसको मुनाफा। तो हमारी खाली क्वार्टर अनथ है, ये पार्क है खाली है, जिसको कोई लेने वाला नहीं है। आप क्वार्टर का एडवर्टीजमेंट देखिए तो आप वैकेंसी नोटिफिकेशन होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन नहीं आता है, तो खाली पड़ा हुआ है। वहाँ एक तरह से पेंशनर मांगते हैं जिन्होंने पर खून पसीना से डीवीसी को बनाया और उसमें लगे रहे, घर नहीं बनाए और जाए कहाँ, उसे मांगते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं और आप अलॉटेड कर दीजिए। ये है तो समस्या। आपके पास कोई मेरे जानते ऐसे कोई पॉलिसी नहीं, खाली करा कर काम करें, हम लोग नहीं मनना तो क्वार्टर खाली। मेरा मुद्दा ये डीवीसी का ये है, तो डीवीसी सर जो रिटायर्ड बेनिफिट डिफाइन है आज पर 108 AB प्लस जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो है वो और बेटर है। हमारी पेंशन के जो है टाइमली होते रहे, बचे रहे, ये हम लोग को बचा कर रखना उसको मैंने का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अभी कोई समस्या है पेंशन मिलने वगैरह में? ना, पेंशन मिलने में अभी कोई समस्या नहीं है। जब तक फंड मेंटेन होते रहेगा तब तक कोई समस्या नहीं। आज जस्ट लाइक जो ये है जैसे रेगुलर एम्प्लॉय को जैसे तनख्वाह मिलता है पहले को, वैसे ही पेंशनर को भी पहले को मिल जाता है पेंशन, कोई दिक्कत नहीं है भैया। पेंशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं। ट्रीटमेंट वगैरह का डिमांड है? हर ट्रीटमेंट का जो है। अब खबरें बिहार से। मोतिहारी जिले के छौड़ादानो प्रखंड के महुआ पंचायत के वार्ड नंबर 6 इमलिया गांव के लगभग 40 ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से बीडीओ को आवेदन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि उनके वार्ड इमलिया गांव में जो नल जल लगा हुआ है उसमें 2 वर्षों से पानी नहीं आ रहा है। लोग विवश होकर चापाकल का पानी दूर से लाकर पी रहे हैं। यहाँ तक कि पानी की टंकी में ढक्कन तक नहीं है। पूछने पर वार्ड सदस्य रोशन खातून के पति मुमताज अंसारी एवं वार्ड सचिव लालन कुमार कहते हैं कि जहां जाना है वहां जाइए, मेरे पास मत आइए। इस संबंध में पूछे जाने पर बीडीओ के प्रभार में काम कर रहे सीओ पंकज कुमार ने बताया कि ग्रामीणों का आवेदन बीडीओ के आने के बाद आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। आवेदन पर हस्ताक्षर करने वालों में लगभग सभी ग्रामीण शामिल हैं। संस्कार बोर्डिंग स्कूल में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित प्रेम यूथ फाउंडेशन के संस्थापक गांधीवादी प्रेम ने कहा कि संस्कार के बिना शिक्षा अधूरा है। शिक्षा चरित्र निर्माण और मनुष्य बनाने के लिए हो। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा ज्ञान के लिए हो, ना कि रोटी के लिए। उन्होंने लोगों से अपील किया कि हमें बच्चों की इच्छा और झुकाव को देखना होगा। आज पुनः गुरु पद्धति से बच्चों को शिक्षित करने का जो प्रयास हो रहा है वह स्कूल की तरफ से स्वागत योग्य है। इस मौके पर जनार्दन शर्मा, राजेश गिरी, विक्रम राय ने भी अपना विचार प्रकट किया। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज मेडिकल के छात्रों द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थियों के द्वारा परीक्षा परिणामों में घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि परीक्षा परिणाम सही तरीके से घोषित नहीं किया गया है, जिसके कारण इस साल हमारे बैच में लगभग 40 बच्चे फेल हो गए हैं। यहाँ हर साल एग्जाम होता है और 3 से 4 बच्चे ही फेल होते थे, लेकिन इस बार परिणाम कुछ ऐसा घोषित किया गया है कि 40 से भी ज्यादा बच्चे को फेल कर दिया गया है। कई छात्र छात्राओं को 1 मार्क्स से फेल कर दिया गया है। 1 मार्क्स से फेल होना कैसे संभव है? उन लोगों को यह समझना होगा कि जिन छात्रों के साथ ऐसा हुआ है वह किस स्थिति से गुजर रहे होंगे। यह पूरी तरह से अमानवीय है।
हम छात्र छात्राएं परीक्षा परिणाम का विरोध करते हैं। हमारी मांगे हैं कि पुनः कॉपी जांच कराई जाए और सही तरीके से परिणाम को घोषित किया जाए। अभी तक ये इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारे बैच में इतने लोग फेल हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? मतलब क्या लगता है कि क्योंकि हमारे बैच से सबसे बेवकूफ़ बैच है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि इतने साल से चला आ रहा है मैक्सिमम 4 से 5 बच्चे फेल होते थे और यहाँ पे क्या है कि 40 बच्चे फेल हो रहे हैं। तो एक तो हम लोग का पैटर्न चेंज हो गया। चलिए उसमें भी हम लोग हैं सहमत है कि चलिए पैटर्न चेंज हो, कोई बात नहीं, हम लोग वैसे एग्जाम दे रहे हैं, अपने को प्रिपेयर किए कि हाँ हम लोग इस मुश्किल दौरान भी एग्जाम दिए। उसके बाद इन लोग क्या बोले कि हम लोग का रिजल्ट आया, हम 40 बच्चे फेल हैं। इन लोग क्या बोल रहे हैं कि टेक्निकल रीजन के इशू की वजह से हम लोग को ऐसा रिजल्ट देना पड़ा। हम लोग खुद नहीं पता था कि कैसे मार्किंग करना है, कैसे कॉपी चेक होगा, ठीक है। तो अब जो बच्चे पे गुजर रहा है उनका मनुष्य समझिए कि वो किस फेट से गुजर रहा है, कितने परेशान है, पता नहीं कैसे कोई समझ नहीं पाता है कितने परेशान है वो लोग। जो लोग डिजर्विंग थे, जो लोग 1 मार्क्स से फेल हुए, कोई 1 मार्क्स से कैसे फेल हो सकता है आप बताइए। मतलब जैसा मार्किंग हम लोग क्या पता, किसी ने तो हम लोग बोलते थे कि तुम लोग बस लिखो, लिखने का ही मार्क्स मिलता है। 1.5 पेज बच्चा लिख के आया, उसको 1 मार्क्स नहीं मिलता है। जो लिख के आया, जो MCQ लिखा है उसको MCQ लिखा है, उसको करेक्ट किया है और उसको मार्क्स नहीं दिया है, लिखा है नॉट अटेम्प्टेड। मतलब ऐसे आँख बंद कर कॉपी चेकिंग होने की बता नहीं सकते। अगर फेयर होता तो यहाँ पे बेवकूफ़ है ना, फेयर है तो हम लोग यहाँ पे ऐसे मोर्चा लगा रहे हैं। बहुत अनफेयर कॉपी चेकिंग हुआ है और जो लोग के साथ ये गुजर रहा है वो लोग इतने परेशान हैं, घर पे जवाब देना पड़ रहा है कि क्या करें यहाँ पे आके। लेकिन कोई समझ तो नहीं रहा है कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हम लोग बस कोशिश कर रहे हैं ना कि हम लोग गए AKU के पास, वो लोग हम लोग वापस कर दिया। राष्ट्रीय राजधानी में अब खिलाड़ी समेत अन्य लोग सिर्फ 2 हथियार ही रख सकेंगे। 3 या इससे ज्यादा हथियार जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी 2 ही हथियार रख सकेंगे। इस आदेश का पालन करवाने के लिए लाइसेंस ब्रांच ने सभी 15 जिला DCP को पत्र लिखकर इस आदेश को 15 दिन के अंदर पालन करवाने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय की ओर से आर्म्स एक्ट में हाल ही में किए गए बदलाव को दिल्ली में भी लागू कर दिया गया है। इसके लिए दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। गुजरात में सियासी उथल पुथल के बीच भूपेंद्र पटेल का राजतिलक हो चुका है। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज राज्यपाल के समक्ष गोपनीयता की शपथ ले ली है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, प्रमोद सावंत समेत भाजपा के अन्य कई बड़े नेता मौजूद रहे। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छूं के कायदाથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ હું ભૂપેન્દ્રભાઈ રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરને નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે। अब खबरें मौसम की। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र और गहरा गया है, जिस वजह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्यों में अच्छी बारिश देखने को मिल रही है और जिसका असर कल तक झारखंड में भी देखने को मिलेगा।
अगले 24 घंटे में यह दबाव का क्षेत्र कमजोर हो सकता है, लेकिन उससे पहले झारखंड के दक्षिणी भाग यानी सिमडेगा, चाईबासा, गुमला, खूंटी में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जताई है। रांची मौसम विभाग ने बुलेटिन जारी कर बताया है कि आने वाला आज और कल आज के अधिकांश जिलों में वज्रपात की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने मानसून को लेकर बताया कि अब तक यानी 1 जून से 13 सितंबर तक झारखंड में 850.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य है और इससे अच्छे मानसून की श्रेणी में गिना जा सकता है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मानसून सक्रिय रहा है और राज्य में लगभग सभी स्थानों हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है और जो सबसे अधिक बारिश देखने को मिली है वो 70.5 मिलीमीटर जगन्नाथपुर में आपको पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिली है। और उच्चतम तापमान की बात की जाए तो 37.4 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया है और जबकि न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया है। जो कि पूर्वानुमान में पहले भी बताया जा रहा था कि एक डिप्रेशन बना हुआ था, वो और गहरा कि डीप डिप्रेशन बना हुआ है और वो नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा में स्थित है और इसका जो मूवमेंट है वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड हो रहा है और अगले 48 घंटों में इसकी उड़ीसा, नॉर्थ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को क्रॉस करने की संभावना है और अगले 24 घंटों में ये डीप डिप्रेशन थोड़ा कमजोर होते हुए डिप्रेशन में तब्दील होने की इसकी संभावना जताई जा रही है। तो ये जो सिस्टम, जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना, इसका अच्छा खासा असर झारखंड में भी देखने को मिला और कल लगभग सारे इलाकों में आपको बारिश देखने को मिली है और आज भी यही स्थिति रहेगी और झारखंड में आज भी लगभग सारे स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। साथ साथ में आपको जो दक्षिणी झारखंड है उसमें एक आध जगह पे भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। खासकर आपका जो साउथ वेस्ट झारखंड का इलाका हो गया, सिमडेगा, चाईबासा और जो सिमडेगा से सटा हुआ गुमला और खूंटी का इलाका है, इधर में आपको एक आध जगह पे भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। साथ साथ में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के भी इवेंट्स आने वाले 2 दिनों में देखने को मिलेंगे। और 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो जैसे कि बताया, आज 13 तारीख को झारखंड में लगभग सभी स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। कल भी कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और 15 तारीख से इसमें थोड़ी सी कमी आएगी बारिश में और 15, 16, 17 ये जो 3 दिन है राज्य में कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं चेतावनी की, तो जैसा बताया आज 13 तारीख को साउथ वेस्ट झारखंड में हेवी बारिश की चेतावनी है और 13 और 14 2 दिन राज्य भर में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के भी इवेंट्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि अभी तक की मानसून की स्थिति की, तो 1 जून से लेके आज 13 सितंबर तक जो मानसून है झारखंड में वो अच्छा ही रहा है और अभी तक जो वार्षिक वर्षापात है झारखंड का वो 850.8 मिलीमीटर है और जो नॉर्मल या सामान्य वर्षापात है वो 937.8 मिलीमीटर है और जो डिपार्चर है वो -9% है, जो कि सामान्य रीजन में ही आता है। तो कुल मिला के अभी मानसून की स्थिति अच्छी बनी हुई है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य सरकार एक अध्यादेश लाए जिसमें सरकारी शिक्षकों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य होगा एवं शिक्षकों के सेवा शर्तों में भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे। साथ ही साथ शिक्षक जिस स्कूल में पदस्थापित हैं उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने चाहिए। जो शिक्षक ऐसा नहीं करते हैं उन्हें तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। शिक्षक अपने बच्चों को खुद सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो आम जनता भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला देगी। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा कि पासवा की ओर से जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों के माध्यम से अभिभावकों को जोड़कर उड़न दस्ता तैयार किया गया है। साथ ही संचार एवं सूचना तकनीक के इस दौर में संगठन के पदाधिकारी सरकारी स्कूलों में जाएंगे और वहीं से वीडियो जारी करेंगे। यह आज कड़वी सच्चाई बन चुकी है कि प्राइवेट स्कूल बच्चों को पढ़ाते हैं जबकि सरकारी स्कूलों में फर्जी काम हो रहे हैं। दाल भात पकाओ खाओ 10-10, 20-20 साल से शिक्षक एक ही जगह पर पदस्थापित हैं और स्कूल भी नहीं जाते हैं। कई प्राचार्य और शिक्षा के अधिकारियों ने खुद के भी प्राइवेट स्कूल हैं जिसकी सूची जल्द ही जारी की जाएगी। आलोक दुबे ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का माहौल नहीं है। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता, जबकि सरकारें चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो हर सुविधा उपलब्ध कराती है। एक शिक्षक की तनख्वाह हजारों और लाखों में होती है। अल्पसंख्यक छात्रावास में चल रहा विवाद और भी तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बताते चले कि आज वहां की छात्राएं काफी मायूस दिखीं। छात्राएं विभाग के खिलाफ और सरकार के खिलाफ काफी खरी खोटी बोलती नजर आई।
छात्राओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोगों के साथ इतनी परेशानियां हैं कि यहाँ की सारी परेशानियां गिनाना मुश्किल है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी परेशानी है कि सरकार की ओर से बहुत सारी फैसिलिटी हमें दी जाती है, परंतु उस फैसिलिटी का 1% भी हमें नहीं मिल पाता। छात्रों का कहना है कि लाइब्रेरी तो है लेकिन लाइब्रेरी आज तक नहीं खुला, हमेशा ताला बंद रहता है। यहाँ 3 सीटर और सिंगल रूम भी है। 3 सीटर रूम में लड़कियाँ रहती हैं, वहाँ पढ़ाई करने में काफ़ी परेशानी होती है। लाइब्रेरी में जाकर वह शांति से पढ़ाई कर सकती हैं, लेकिन लाइब्रेरी हमेशा बंद रहता है, इसमें ताला लगा रहता है। सरकार की ओर से छात्रावास में रूम की व्यवस्था है। लड़कियां शाम में जाना चाहती हैं, लेकिन कॉमन रूम बंद रहता है। उसमें सारी फैसिलिटी है, मनोरंजन के साधन है, परंतु लड़कियां वहां नहीं जा सकती, उसमें भी ताला लगा रहता है। साथ ही अल्पसंख्यक छात्रावास की लड़कियों का कहना है कि हम लोगों को दोपहर 2 बजे के बाद ही खाना मिलता है, कभी कभी 3 भी बज जाते हैं। सुबह से 2 बजे से 3 बजे तक हम लोग कैसे रहेंगे, यह बहुत बड़ी परेशानी का विषय है। हम लोगों के लिए इसके लिए छात्रावास में सरकार के द्वारा सारी व्यवस्था दी गई है, लेकिन फिर भी हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं मिल पाती है। हम लोगों के यहाँ पे बहुत सारी परेशानी है, जिसमें कुछ परेशानी को हम लोग यहाँ पे बोल पाएंगे, क्योंकि इतनी सारी परेशानी है कि उतना हम लोग बता नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी जो है वो ये है कि हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है। गवर्नमेंट हम लोगों के लिए बहुत सारी फैसिलिटी देता है, जिसमें हम लोगों के हॉस्टल में लाइब्रेरी भी है, लेकिन आज तक वो लाइब्रेरी खुलता नहीं है। वो मैम उसमें ताला लॉक करके रखती हैं, हम लोगों को नहीं वहाँ जाने दिया जाता है। और यहाँ 3 सीटर रूम भी है, सिंगल सीटर है, तो 3 सीटर वाले लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है रूम में। वो लाइब्रेरी में पढ़ना चाहती हैं, लेकिन रूम नहीं खुलता है लाइब्रेरी वाला। कॉमन रूम है, कॉमन रूम में लड़की अगर शाम में जाना चाहे, कभी कॉमन रूम भी नहीं खुलता। उसमें टीवी वगैरह सब गवर्नमेंट हम लोगों को दी है, लेकिन वो भी नहीं खुलता है। और भी जैसे कि हम लोगों को खाना 2 बजे के बाद मिलता है, कभी 3 भी बज जाता है, और सुबह से लेके 3 बजे तक के खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। उसके लिए भी गवर्नमेंट हम लोगों को इंडक्शन प्रोवाइड करवाई है। 2 इंडक्शन था, जिसमें सुबह के लिए हम लोगों को चाय नाश्ता बनाने के लिए दी थी गवर्नमेंट। उसको भी मैम अपने रूम में, हॉस्टल का एक रूम है उसमें ताला लॉक करके रखी हुई हैं, अपना पर्सनली वो रखी हैं एक रूम जिसमें ताला लगा के रखी हैं। फ्रिज में भी वो ताला लगा करके रखी हैं, जिसमें हम लोगों को प्रोवाइड किया गया था फ्रिज भी गवर्नमेंट की तरफ से। तो जनरेटर है हम लोगों के लिए, उस जनरेटर का भी हम लोगों को यूज़ नहीं करने दिया जाता है। रात में अगर लाइट कटती है, बगल में बॉयज़ हॉस्टल है, वहाँ चलता रहता है, हम लोग अंधेरे में बैठे रहते हैं, मैम नहीं चलवाती हैं जनरेटर भी। हम लोग यही चाहते हैं कि इन सारे मुद्दों का सल्यूशन होना चाहिए, कि लाइब्रेरी खुले, हम लोग वहाँ पढ़ें, कॉमन रूम खुले, जनरेटर चले, और खाने का मुद्दा जो है वो हम लोगों का ख़त्म हो। हॉस्टल जब भी चाहती हैं मैम, जैसे कि कोई भी छोटा सा पर्व हुआ, शब बारात हुआ, कुछ भी, हॉस्टल खाली करवा देती है। तो इन छोटे छोटे बात पे हॉस्टल खाली नहीं होना चाहिए। और हॉस्टल में ताला बाहर से लगा करके चली जाती, हम लोग अकेले हॉस्टल में रहते हैं, कोई भी मतलब बाहर से ताला लगा के चला गया, कोई नहीं है हॉस्टल में, हम लोग लड़की लोग बंद हैं, कोई नहीं रहता है। पहनने के लिए कुछ नहीं, हम लोगों को ड्रेसिंग पे आप लोग ये कोई इशू ही नहीं, हम लोगों का बुरखा उर्खा ना ड्रेस का कोई इशू नहीं, हम लोगों का यही मुद्दा है सबसे बड़ा। और इस मुद्दे में ये है कि अगर लेट से लड़कियां आती हैं तो उनके स्टेशन रुकना पड़ता है, हॉस्टल बंद हो जाता है, मेस बंद हो जाता है, तो लड़कियों को कोई चीज़ है नहीं प्रोवाइड किया हुआ, तो उससे क्या होता है, बगल में जो खंडर है हम लोग वहाँ से लकड़ी चुन करके ला करके चूल्हे पे खाना बना करके खाए हैं कितनी बार। तो ये सारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए, और इन सब का सल्यूशन है हम लोगों यही है कि इस मैम को हटा दिया जाए। हम लोगों को ये अधीक्षिका, ये सुप्रिटेंडेंट हम लोगों को नहीं चाहिए। सारी लड़कियों का यही डिमांड है, तो हम लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती इन सुप्रिटेंडेंट को ना थोपा जाए। सारी लड़कियां, हम सारी लड़कियों का यही मुद्दा है कि जितनी लड़की हैं नहीं चाहिए, सुप्रिटेंडेंट को हटाया जाए। सब लोग जबरदस्ती थोपा जाए। मेरा नाम निदा फातिमा है, और ड्रेस का कोई मुद्दा नहीं। आप सारे पेपर वाले गलत छापे थे, ये तालिबानी ड्रेस, ये कोई मुद्दा नहीं। हम लोगों का लाइब्रेरी, खाना, ये सारा मुद्दा है। स्टूडेंट लोग आपके आरोप लगा रहे थे, प्रताड़ित किया जाता है। जी, प्रताड़ित नहीं किया जाता है। ये हम एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में लेक्चरर है, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में। मेरा काम इससे भी पूर्व भी मैंने साक्षरता मिशन में काम किया था। जगदीशपुर प्रखंड में कोऑर्डिनेटर रहे थे 8 साल तक।
उसी का काम देखते हुए हम मुझे भेजा गया यहाँ पर, इसलिए कि यहाँ परेशानियाँ हो रही थी। उस वक्त भी 2018 में सुपरिटेंडेंट थी, उनके खिलाफ में भी ये लोग हंगामा किया था कि इनको हटाया जाए। 2018 में उनको अप्रैल में ही बनाया गया था, लास्ट में उनको पदाधिकारी जो है हटा दिए। और एक कॉज था कि उन्होंने 12 ही स्टूडेंट का एडमिशन ले पाई थी, इतना बड़ा हॉस्टल 100 सीट थी, तो हटा पाए थे। और हटाने के बाद जो है उनको, उसके बाद हमको प्रभार दिया गया। हमने अच्छे से चला, 3 साल हो गया है। 2018 26 अगस्त को मुझे इसका प्रभार मिला। मेरे काम को देखते हुए 12 से मैंने 74 लड़कियों का एडमिशन कराया। ये देखते हुए विभाग ने मुझे क्या मेरी हौसला को बढ़ाया कि इतना कम टाइम में आपने इतना अच्छा काम कर दिया। उसके बाद ये लड़की सब थी और सब दिन हम लोग को बेटा से ही बात करते हैं कि बेटा आप क्या कर रही हैं, लेकिन उसूल होते हैं हॉस्टल चलाने के। वो उसूल ये था हमारे यहाँ सारे, जब उनके फादर मदर आते हैं एडमिशन के लिए तो उनको यही बोला जाता है कि 6:30 बजे हॉस्टल का ताला बंद हो जाएगा और सुबह 5:30 बजे ट्यूशन के लिए ताला खोल दिया जाएगा। 6:30 बजे के बाद अगर कोई लेट से आती हैं तो 10 मिनट तक उनको हम लोग टाइम देते हैं कि कहीं आप इसमें फंस नहीं गए जाम में। ये इसमें अगर किसी को बाहर जाना तो लिख करके वो देंगी कि हम किस काम के लिए बाहर जा रहे हैं। अभी 2 लड़की, एक रेशमा राज और एक मुसर्रत, 2 लड़की बोली कि मेरा ट्यूशन है मैम 7 से 8, हम कैसे जाएंगे। तो हम बोले गार्ड को कि ठीक है, इनको 7 से 8 बजे ट्यूशन दिया जाए, 8 बजे के बाद फिर नहीं आना। तो जो कंडीशन होते हैं उसको तो हम फॉलो करते हैं। अब इन लोग का कहना है कि हमको आज़ादी चाहिए, जिस टाइम चाहें चले जाएं, जिस टाइम चाहें चले आएं। और ये हमारा विभाग का भी ये है कि आप लोग इसको माने अच्छे से सिक्योरिटी दीजिए और अच्छा रखिए। तो नियम ही बना हुआ है, आज से नहीं, जब से हॉस्टल 2017 से चालू हुआ तभी से नियम बना हुआ है कि 6:30 बजे आपको करना है। अब ये रहा सवाल कि यहाँ पर आया कि इंडक्शन, ये चूल्हा गैस सिलेंडर नहीं रखा जाएगा, कोई भी घटना घट सकती है। तो मुझे बोला गया, लेकिन राहुल सर का अभी तो हम ऑफिस में नहीं है, तो मैं तो लेटर दिखाती आप लोगों को। लेटर मुझे भेजा गया कि इंडक्शन चूल्हा आप अपने कब्जा में ले लीजिए। हम बोले सर लड़कियां अवॉइड हो जाएगी, तो ऐसा करिए आप अपने ऑफिस से आप स्टाफ लेके आइए। राहुल सर थे, अभी चले गए हैं पूर्णिया, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। उन्होंने कहा ठीक है, वो स्टाफ को अपनी लेकर के आए, 2 स्टाफ महिला को, और वो महिला 2 स्टाफ, हम और मेरी गार्ड, चारों मिल करके हम लोग सिलेंडर जब्त किया। जब्त करने के बाद हम लोग रख दिया स्टोर रूम में। स्टोर रूम में रखने के बाद ये क्या की कि लोग उसी से, उस टाइम से हम लोग से झंझट हुआ कि आप अगर चाहेंगे अफसर देखने नहीं आता, चुपचाप से दे दीजिए और खाना हम लोग बनाएंगे खाएंगे। लेकिन एक बार आग भी सुलग रहा था, तो उस टाइम मेरी सुपर बहुत अच्छी थी, वो अपने जान पर खेल करके कंबल ले करके उठा के फेंक दी थी। तो इसी घटना को देखते हुए सिलेंडर कहीं भी हॉस्टल में आप लोग जाएंगे कहीं नहीं पाएंगे। अभी सिलेंडर क्या हुआ, जब इतना सिक्योरिटी है, हमारे यहाँ गार्ड है, तो विभाग से भी हम लोग को आया कि आप सिलेंडर लड़कियों को मत देंगे। सारे का जब्त हो गया, ताला इन्होंने तोड़ करके, गार्ड के रहते हुए, गार्ड रूम में थी, अब वहाँ ताला स्टोर रूम का तोड़ के और सारे वितरण हो गए, सारे सिलेंडर वितरण हो गए, लड़कियों के रूम में चले गए। हमने अपने ऑफिस को सूचना दे दिया कैसी हो गई, लिखित में भी दिया, राहुल सर थे तो कहें अच्छा छोड़िए। फिर उसके बाद रिकवर हुआ, फिर सारे चीज़। मेन मुद्दा ये है कि वो अभी इतने गार्डिंग के बावजूद भी नीदा फातिमा के रूम से सिलेंडर, कल्याण पदाधिकारी आए हुए थे 8 तारीख को, और उन्होंने बैठक की। उस टाइम में मेरे माने सारी लड़कियां अवेलेबल, लेकिन एक शब्द भी कुछ नहीं हुआ। ड्रेस को लेकर मैम जो विरोध हो रहा है, ड्रेस को लेकर मेरी कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए
कि आप अपना स्वतंत्र है, आप छोटा पहने, बड़ा पहने, नहीं पहने, हाँ पहने, हमको कोई मतलब नहीं। नकाब पहनने से नकाब मैं नहीं पहनती हूँ मीडिया भाई, मेरी बेटी नहीं पहनती, मेरी भाभी नहीं पहनती, तो मैं कैसे किसी को अलाउ कर दूँ? और आज वहाँ 2-4 लड़कियाँ ही नकाब पहनती हैं। हम नकाब पर कभी पाबंदी नहीं, छोटे कपड़े पर कभी पाबंदी नहीं। ये एक मेरे पर आरोप लगाया जा रहा है, इसलिए कि हम इनके गलत बातों को मानने के लिए इनकार कर रहे हैं। अब इनका है कि हम चले जाएंगे। अभी ये देखिए 9 तारीख को अपने सर का बहाना बनाकर नीरा फातिमा ने कहे कि हम अपने सर के पास जा रहे हैं, 6:30 बजे ताला लगा हुआ गेट में ईंट खुलवा करके बाहर चली गई। जब इनके सर का कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे पास, उनसे हमने कांटेक्ट किया, सर आप कहाँ हैं? कहीं कि हम अपने बेटे को लेके जा रहे हैं एग्ज़ाम दिलाने के लिए मैम, आउट ऑफ स्टेशन। तो बोलिए गलतियां करती हैं, अगर उस पर हम ये लगाते हैं कि गलत उसूल पर रहो। कैरेक्टरलेस बताती हैं, कैरेक्टरलेस हम बताने का नहीं, जब हमने अपनी आँख से नहीं देखा तो हम मीडिया भाई आपको कैसे हम बोल दें? आप बाहर क्या आरोप है कि कैरेक्टरलेस बोला जाता है? ऐसा आरोप तो वो लगा ही रही है, अब तो हमको भी देख रहे हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, यह आपके माँ बाप की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मेरी बच्चे आप नहीं जो मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि आप 6:30 बजे तक अंदर आ जाओ और दिन भर तुम कहीं जाओ, कुछ करो, हमको कोई मतलब नहीं। नाम बता दीजिए मैम अपना। मेरा नाम डॉक्टर नाहिदा नसरीन और मैं MM डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर उर्दू विभाग में। कभी भी मेरा कंडीशन कॉलेज में भी कभी नहीं रहा, सब दिन हम लोग के प्रिंसिपल हम लोग के साथ चलते रहे। रांची के एक निजी न्यूज चैनल के वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ महतो पर जानलेवा हमले की चारों ओर से निंदा की जा रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने पत्रकार पर हुए हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है, तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस ने भी पत्रकार पर जानलेवा हमले को गंभीर बताते हुए इसकी निंदा की है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं पत्रकार पर हुए हमले को लेकर रांची के पत्रकारों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसको लेकर आज रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश सिंह के नेतृत्व में रांची के पत्रकारों ने पुलिस मुख्यालय में प्रदर्शन किया और डीजीपी से मुलाकात कर हमले के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। वहीं डीजीपी ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। कराई गई थी उसके संबंध में, घटना की परिस्थितियों के संबंध में, अनुसंधान के बिंदु पर और अन्य जो भी शिकायतें हैं, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी या लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उन बिंदुओं पर IG अभियान श्री अमोल होमकर जो यहाँ रह चुके हैं और पूरे शहर से अच्छी तरह वाकिफ हैं, वो जांच करेंगे और जांच करके इनके सर सनाह पे कार्रवाई नहीं हुई थी, अगर हो जाती तो ऐसी घटना नहीं होती, तो क्या लापरवाह अपराधियों पर भी, अधिकारियों पर भी कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, इनका रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कब तक कोई डेडलाइन टाइम वगैरह कुछ है या फिर जितनी जल्द दे दें? कब तक आप सर रिपोर्ट सौंपेंगे, कुछ ऐसा कुछ है? बात करेंगे सर। ये पीपल फ्रेंडली पुलिस को बोला जाता है, लेकिन जब वो पत्रकार का ही फोन नहीं उठाएंगे तो कैसे ये सिस्टम चल रहा है? उसका निदान हम लोग देखिए, वो बैजनाथ महतो जो मतलब हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं, आप लोग सबको पता है, समाचार प्लस में ABC न्यूज़ में थे पहले, उन पर बहुत ही जघन्य जानलेवा हमला किया गया। वो बहुत सीरियस हैं, अभी रिम्स में एडमिट हैं और मतलब एकदम खतरे की स्थिति है, कभी भी मतलब कुछ हो सकता है। डॉक्टर से लगातार हम लोग संपर्क में हैं, लेकिन जो जिस तरह से इस पूरे मामले में जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हुई, उससे मतलब तमाम पत्रकार बहुत रुष्ट हैं, नाराज हैं। जिस तरह से हुई उसी की शिकायत के लिए हम लोग आए हुए थे यहाँ। DGP साहब से मिले पहले और उसके बाद अभी चीफ सेक्रेटरी साहब से मिल करके हम लोग निकल रहे हैं। DGP साहब से पहले मिले, उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने होमकर जो IG ऑपरेशन है उनको होमकर साहब को उन्होंने जिम्मेवारी दिया है, पूरी जांच का आदेश दिया है और जांच का आदेश के रिपोर्ट जैसे मिलते ही वो कार्रवाई का भी आश्वासन DGP साहब ने दिया है। दूसरी तरफ फिर जब चीफ सेक्रेटरी साहब के पास आया तो उनको भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और पुलिस की लापरवाही के संदर्भ में भी बताया, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर DGP से बात करके इस पर कार्रवाई करवाऊंगा। हम लोगों ने ये भी कहा कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी जिन्होंने कोताही बरती है, लापरवाही बरती है, उन पर भी ठोस कार्रवाई हो, एक कार्रवाई सुनिश्चित हो।
दोनों अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उस पर कार्रवाई होगी और उसके बाद अगर नहीं होती है उसके बाद हम लोग आगे की जो आंदोलन की रूपरेखा है, क्योंकि ये जो चिंगारी उठी है उसको अब हम लोग दबने नहीं देंगे, ये आगे बढ़े। क्योंकि पत्रकारों के साथ हाल में जो हुआ है एक अलग सब्जेक्ट है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। जो कुछ भी हो रहा है आज पत्रकार निरीह हो गया है और जो सरकार और प्रशासनिक खास करके जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो बहुत ही दुखद है। हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम लोग इस पर ठोस आश्वासन चाहते हैं और ठोस कार्रवाई चाहते हैं। आश्वासन से संतुष्ट हुए? नहीं, आश्वासन से संतुष्ट हुए, दोनों काबिल पदाधिकारी हैं और हम लोग संतुष्ट हैं इस पर। और जो होगा नहीं होगा तो उसके बाद ये आंदोलन की रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए News 21 भारत।